गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज देखिए आपको लेकर के आया हूं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। उसके जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का जो वीडियो का जो पहला क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। अगर आप इस ऑप्शन में से आपको आंसर मालूम हो तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है। पहला इसका ए ऑप्शन में सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, कि किसी भी दिशा में गमन करती है, या तो इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास चार ऑप्शन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो गमन करती है वह करती है सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना आंसर देखेंगे। तो यहाँ देखिए आंसर आपका क्या है, सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यह है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जी हाँ, प्रकाश का जो वेग होता है वह न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। ये जो आपका पूछ रहा है कि प्रकाश की जो चाल है सबसे कम किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन था। ए ऑप्शन में था निर्वात, बी में था जल, और सी में है वायु, और डी में है कांच। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन थे, जो आपको बेटर लगे उसको चूज करना है और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपको यहाँ देखिए बतलाता हूँ कि सबसे न्यूनतम बोल रहा है, तो इसका जो सबसे न्यूनतम होगा वह होगा कांच, यानी कि ये जो आपका है कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसका जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। और जो कांच में होता है वह होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ जो आपका है जल की बात करते हैं तो जल का जो प्रकाश का वेग होता है जल में वह होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। और जो जल की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, तो वायु में जो होता है वह निर्वात के लगभग बराबर होता है। अगर इसका सही माने देखा जाए तो वह जो निर्वात से लगभग 0.03% कम होता है वायु में प्रकाश की चाल। ऐसे जो आपको माना जाता है जनरली कि जो वायु में प्रकाश की जो चाल होता है वह निर्वात के बराबर होता है, इसलिए वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 होता है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इसका आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर सही क्या था। तो इसका सही आंसर है कांच, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक में, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसको इस प्रश्न को अलग तरीका से भी पूछ सकता है कि जो ड्राइवर होता है उसके साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन है समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण, या तो आपको उत्तल लेंस। ये आपके पास चार ऑप्शन थे। यहाँ देखिएगा हड़बड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आपके पास चार ऑप्शन थे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। यहाँ देखिए आपको उत्तल लेंस भी दे दिया है। गाड़ी के जो सामने लगा रहता है वह दर्पण होता है आपको उत्तल दर्पण, यानी कि साइड मिरर में जो लगा रहता है वह होता है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उत्तल लेंस नहीं होगा, गलती से भी कंफ्यूज मत होइएगा, लेंस होता है। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब
बनता है जी। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और यह काल्पनिक बनाता है, याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले हम इसका आंसर जानेंगे उत्तल दर्पण। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जी हाँ, अभी था कि जो मोटर कार के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, अभी देखे थे। अभी जो बात है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपको अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सही आंसर है वह आपका अवतल दर्पण होगा। इसलिए आप लोग इससे बेहतर तरीका से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यह हेडलाइट बोल रहा है, यानी कि जो आपको इसको दूसरे भाषा में भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसका जो सही आंसर है आपका अवतल दर्पण है। इसका दूसरा आंसर पूछ सकता है कि गाड़ी के हेडलाइट में जो यहाँ पर पूछ रहा है, या तो इसका हिंदी में पूछ सकता है कि इसका जो गाड़ी के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह होगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह कौन नहीं जानता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है। तो आइए जल्दी से बताइए। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों, या डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए आपको समतल दर्पण कह रहा है, तो समतल दर्पण में यह जो जब भी प्रतिबिंब बनता है वह बनता है काल्पनिक, याद रखिएगा। लेकिन यह वस्तु के बराबर बनाता है और यह उल्टा नहीं सीधा इसमें प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, ये लेंस का जो क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ए में है डायोप्टर, 2 में है ल्यूमेन, 3 में है लक्स और ऑप्शन नंबर डी में है एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे और इसका सही चूज करना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए इसका जो सही आंसर होता है वह होगा ए डायोप्टर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होने वाला है। लेंस का जो क्षमता होता है वह होता है डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो डायोप्टर जानते हैं। लेंस की क्षमता निकालने की बात की जाए यानी कि पावर ऑफ लेंस, तो P बराबर इसका फॉर्मूला होता है 1/f मीटर, यानी कि 1 जो है यह मीटर में है। इसको अगर बदलना रहेगा तो P बराबर जो आपको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करके f लिख देंगे। ये आपके पास आपका फॉर्मूला है इसका डायोप्टर क्षमता निकालने की, जो लेंस होता है उसका क्षमता क्या हो सकती है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के जो पथ होते हैं, जो प्रकाश की किरण जो होता है उसका दर्शाने वाला को कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसा कि आपके पास 4 ऑप्शन है उसको देखेंगे। जो आपका क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब प्रकाश चलता है उस चित्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही जो चूज होगा वह होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो होगा किरण आरेख। याद रखिएगा किरण आरेख, जो आपको प्रकाश का गमन पथ को किरण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह किरण आरेख होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं।
क्वेश्चन है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दो डायोप्टर वाले जो क्षमता वाला जो लेंस है उसका सही जो फोकस दूरी होगा उसको निकालने की, उसके बताने की बात की है। तो अभी हम जस्ट अभी फार्मूला बताए थे कि P बराबर 1/f होता है। तो यह मीटर में रहता है। अगर P का मान 2 डायोप्टर है यानी 2D है तो 1/f कर लेंगे तो f इधर आ जाएगा, तो ये f बराबर हो जाएगा 1/2D। इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में आपको दे रहा है तो आपको इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगी, तो यानी बचेगा 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अगर कोई लेंस का जो फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करने की बात कही गई है। तो P बराबर, आप लोग का अभी फार्मूला बताएं कि P बराबर 1/f होता है। अगर सेंटीमीटर में है तो इसको 100 कर लेंगे, तो P बराबर यानी पावर बराबर 100 आपको 50 सेंटीमीटर बोलेंगे तो 50 दूनी के 100 यानी कि 2 बार में कटेगा, तो P बराबर 2D होगा। अब यहाँ कह रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के जो फोकस होती है धनात्मक होती है यानी +2D होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, 2 डायोप्टर। अब अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ये एक भी क्वेश्चन छूटने लायक नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे हल्का चैप्टर जो है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। यहाँ देखिए आपको प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, दीप्त कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वह होगा किरण पुंज कहेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी जस्ट बतलाए थे कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है यानी कि उसका फोकस धनात्मक होगा तो क्षमता भी धनात्मक होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, बी आपको धनात्मक कही जाती है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अभी उत्तल लेंस की क्षमता क्या थी, धनात्मक थी, तो इसका ऋणात्मक होगा। यानी ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। जी हाँ, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अभी उसको हम लोग का क्या कह रहे थे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम अभिसारी नहीं अपसारी लेंस कहेंगे। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी इज करेक्ट आंसर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर प्रश्न कोई पूछेगा कि अवतल जो लेंस है उसको अपसारी क्यों कहते हैं या तो अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ चलिए हम बतला देते हैं ऑनलाइन में। उत्तल लेंस जो होगा, उत्तल लेंस ठीक इस प्रकार से होता है, जो किरणों को क्या करती है तो मोड़ देती है। यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है। एक बिंदु पर जो केंद्रित करता है उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो उत्तल लेंस जो होता है, जो आपको एक केंद्र पर
मोड़ता है और अवतल लेंस जो होता है यह प्रकाश की किरण को फैला देती है, यानी कि दूर भगाती है, ये बाहर की ओर ढकेलती है, याद रखिएगा। इसीलिए हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो देखिए आपका 4 ऑप्शन है। पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक और ऑप्शन डी में है मिट्टी। मिट्टी से लेंस बनाएंगे कभी? क्या नहीं बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग भी जानते हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप लोग इतना जानते होंगे मिट्टी का इस्तेमाल करके हम लोग लेंस को कतई नहीं बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ सकते हैं, इससे पहले हम लोग अपना आंसर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? याद रखिएगा, अगर आप लोग सच्चे दिल से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दे सकते हैं। तो ये देखिए आपको किस जो आपका दर्पण है जिसमें सबसे छोटा या हर एक समय हमेशा के लिए छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, चाहे वस्तु कहीं पर भी रख दो लेकिन उस दर्पण में छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो वह जो आपका है दर्पण, उसको देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अवतल दर्पण, नहीं उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा के लिए छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, यानी कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी आप लोग जानते थे कि समतल दर्पण में वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और जो उत्तल दर्पण था उसमें आपका क्या था कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता था। तब बचा कौन? बचा आपका अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये लीजिए लल्लन टॉप क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप जानते हैं? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जरूर दें अगर जानते हैं तो। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जी हाँ, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के पास आती है। तो अब आप बताइए कि हवा जो है आपका सघन है या विरल है? तो हवा है विरल माध्यम और कांच है सघन माध्यम। तो जब आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो वह कांच जो है आपका सघन माध्यम है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन आपको खोजेंगे इसमें अभिलंब के निकट कौन सा है। ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर, बी में है अभिलंब के निकट, सी में है अभिलंब के समांतर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अभिलंब के निकट आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। याद रखिएगा, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, कैमरा देखे होंगे आप लोग, जस्ट लाइक आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं कैमरा होता है। तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तल लेंस, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी जस्ट आप लोग क्वेश्चन देखे थे कि आपको चालक के सामने जो लगा हुआ दर्पण रहता है वह कौन सा दर्पण होता है। अभी यही प्रश्न को पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन जो होंगे उसको नजर आना चाहिए। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस, डी में है प्रिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण में आपको जो प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आपका प्रश्न है 22 नंबर, इसको देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। याद रखिएगा, अगर कोई भी दर्पण हो उसका फोकस दूरी होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, यानी कि आपका फोकस दूरी अगर दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या उससे दुगनी होगी। इसका आपका एक फार्मूला होता है R बराबर 2F, याद रखिएगा, और F बराबर जो फार्मूला होता है R/2। तो अगर आपको फोकस दूरी दिया गया है तो वक्रता त्रिज्या बराबर फार्मूला लगाना है। तो यानी R बराबर आपको 2F होता है, तो F है बुआ आपको 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 2 × 10 होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर होगी। अब बात रही कि प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ दिया नहीं गया है, यानी कि आपको बस इतना देखना है कि 20 सेंटीमीटर है या नहीं। अगर है तो ये आपके पास ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका सही आंसर आपको 20 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। आपके ऑप्शन है आपतन कोण, बी में है परावर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निर्गत कोण कहते हैं। जब आपका जो क्वेश्चन है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे निर्गत कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन होंगे। पहला है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल लेंस और डी में है उत्तल लेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन है, अगर दर्पण बोलेगा तो दर्पण तो होगा नहीं, जब भी होगा लेंस का प्रयोग करेंगे। और जो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होते हैं उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, याद रखिएगा। तो जब भी आपका प्रयोग किया जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इसका अंग्रेजी नाम जानते हैं तो माइक्रोस्कोप कहते हैं। और सरल बोल रहा है यानी कि एक लेंस लगेगा उसमें, वह लगेगा आपको उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तंता लिखा हुआ है, यह बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और लेंस पूछ रहा है दर्पण नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अवतल लेंस में हमेशा और हमेशा
छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि काल्पनिक भी बनता है और छोटा भी बनता है, याद रखिएगा। लेकिन आपको जो उत्तल लेंस होते हैं इसमें काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है, तो इसके पास 4 ऑप्शन थे। पहला थे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ए आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपको सही होगा, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा सीधा बनते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस पूछ रहा है, यानी कि 2 फोकस होगा, याद रखिएगा। लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो 2 गो होता है, याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या भी 2 होती है और फोकस भी 2 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि अवतल दर्पण लगा होता है सर्च लाइट में। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, अगर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है -10 सेंटीमीटर, सी में है 100 सेंटीमीटर और डी है -100 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन थे, इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बदल सकते हैं और इसका भाग भी दे सकते हैं। इसका P बराबर 1 दिया गया है, F बराबर वाट है, तो यहाँ F बराबर फार्मूला लगाएंगे 1/P। तो यहाँ आपको P का मान दिया गया है, 1 क्या है सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर में बदल देंगे और 1 से भाग देंगे, तो आपको F बराबर जो निकल करके आएगा 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब बात रही प्लस माइनस की, तो यहाँ पर आपको लेंस जो है उत्तल लेंस बोला गया है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।